नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और 1 मिनट में हम आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां कुरुक्षेत्र से एसजीपीसी की अगुवाई में वैशाखी पर्व पर गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब के लिए सिख यात्रियों का जत्था रवाना होगा। पाकिस्तान ने हरियाणा प्रदेश से 106 भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। वैसाखी पर्व पर गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब के लिए हरियाणा से सिख तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है। 11 अप्रैल को 106 यात्रियों का जत्था पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान ने हरियाणा प्रदेश से सभी 106 सिख यात्रियों के लिए वीजा जारी किया है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को जत्थे के जाने से पहले कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में सभी यात्रियों को पासपोर्ट सौंपे जाएंगे। वैसाखी पर्व पर पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया है। इसके साथ ही यात्री 12 से 21 अप्रैल तक अलग अलग गुरुद्वारों में पूजा अर्चना करने के लिए पड़ोसी देश का दौरा करने जा रहे हैं। भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, श्री पंजा साहिब, डेरा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सच्चा सौदा जाने की अनुमति होगी। 12 अप्रैल को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में सिख यात्री प्रवेश करेंगे। कोरोना काल के बाद भारी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों को गुरु धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हालांकि काफी समय से कोरोना के चलते ये यात्रा प्रभावित रही थी, लेकिन अब एक बार इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात सिख तीर्थ यात्रियों की जाए तो उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। 20 लाख से भरे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ कर फरार हो गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में एक के बाद एक बड़ी लूट सामने आ रही थी। पुलिस एक मामले को सुलझाती है तब तक दूसरी वारदात सामने आ जाती है। चोरों और लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस का जरा खौफ नहीं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र का, जहां करीब 20 लाख से भरे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ ले गए। बड़ी बात यह है कि जिस एटीएम मशीन को चोर उखाड़ कर ले गए उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर शाहबाद हुड्डा चौकी और डीएसपी हाउस के। उसके बावजूद भी चोर बड़े आराम से एटीएम के शटर का ताला तोड़कर एटीएम मशीन को अपने साथ ले गए। पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। के आसपास हमने चड्डा साहब में मिले में था सर। उसके बाद चड्डा साहब आए जो यहाँ सर एक दुकान बराबर में। अभी ऐसे से एटीएम में तुरंत मौके पर पहुंचा। तुरंत मौके पहुंचने के बाद ऊँच दिया सूचना दी सर। अभी वो एसएसएल टीम टीम आने लग रही है मौके पर। इसकी पूरी जांच कराएंगे। तो पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र खबरें अभी तक। तो चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की ओर से ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। बात हम करेंगे सीएम फ्लाइंग सहित 5 विभागों ने संयुक्त रूप से एक बैटरी फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गई। फैक्ट्री संचालक के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्टिव मोड में है। खनौरी रोड पुल के पास बैटरी इंडस्ट्रीज पर सीएम फ्लाइंग सहित 5 विभागों ने संयुक्त रूप से रेड की। फैक्ट्री में इन्वर्टर की बैटरियां बनाई जा रही थी। फैक्ट्री चलाने के लिए प्रदूषण बोर्ड और दमकल विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। दोनों विभागों की तरफ से फैक्ट्री संचालक रेनू के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। आगजनी से बचने को लेकर भी फैक्ट्री में कोई उपकरण नहीं लगाए गए थे। बिजली निगम से मीटर लिया हुआ था और जीएसटी विभाग ने कागजातों की जांच शुरू कर दी है। करीब 4 महीने पहले ही नए नाम से फैक्ट्री को शुरू किया गया था, लेकिन संबंधित विभागों से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री बिना अनुमति के चल रही है। हालांकि फैक्ट्री के पीछे कुछ दूरी पर घर भी बने हुए थे। अगर इस कार्य में कोई हादसा हो जाता तो काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता था। इसके अलावा भारी मात्रा में तेजाब भी मिला है। तो सेफ फ्लाइंग टीम एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लगातार छापेमारी की जा रही है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आई। टीम ने पनीर भंडार पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कुछ खामियां मिली जिसकी जांच जारी है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में।
बल्लभगढ़ के जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहाँ कुछ सामानों के बिल भी बरामद नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1000 किलो पनीर, 100 किलो खोया, पैक्ड घी, मिल्क फूड आइटम्स यहाँ मिला। पनीर के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे गए हैं। कोई खामी मिलती है तो एक्शन होगा। फिलहाल पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोई खामी रिपोर्ट में आई तो जरूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। कहाँ से आया था ये पनीर और कैसे यहाँ पर बेचा जा रहा है? ये अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इसके बारे में पूछताछ चल रही है। बिल है नहीं इसके पास, तो अभी तो ये बताना ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बिल होता तो उसमें सब कुछ डिटेल होती। तो ऐसे में मिलावटखोरों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, छापेमारी की जा रही है। अगर कुछ खामियां पाई जाती हैं तो जाहिर तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का, और अब हम बात करेंगे रोहतक जिले की, जहां रोहतक जिले के भाला आनंदपुर में स्थित अपने स्कूल में सीएम पहुंचे और सीएम ने यहां पहुंचकर अपने स्कूल को याद भी किया। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। जिले के भाली आनंदपुर में अपने स्कूल में पहुंचकर वो काफी खुश भी नजर आए। मुख्यमंत्री बोले कि पुराने दोस्तों से मिलकर यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने भाली आनंदपुर स्कूल में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। सीएम मनोहर लाल ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और साथ ही अपने ट्वीट पर स्कूल पहुंचने की खुशी भी जाहिर की। इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए भी उन्होंने स्कूल के दिनों को याद किया। पर पहुंचते तो बचपन की यादें सारी आती हैं। हाई स्कूल उस समय होता था, तो हायर सेकेंडरी हो गया भाली आनंदपुर का। मेरी 6ठी से लेकर 10वीं तक यहाँ पढ़ाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा नीति में कई बदलाव किए, जिसके तहत अब 134A की बजाय राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जिसके चलते अब पहले से ज्यादा बच्चे इस शिक्षा नीति का लाभ उठा सकेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने के बाद लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है। अब और ज्यादा स्कूल खोलने की डिमांड लोगों की तरफ से आने लगी है, उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों को प्राइवेट खरीदार MSP से भी ज्यादा भाव दे रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। बीजेपी सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकारी स्कूलों की छवि को सुधारा जाए, और इसी कोशिश में बीजेपी के तमाम नेता नजर भी आते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का, बात करेंगे सिरसा की। सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने निशाना साधा है और उन्हें एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। सिरसा में पूर्व सांसद अशोक तंवर ने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अब इस पर हरियाणा में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सिरसा की मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर तंज कसा। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान हैं और इसीलिए बार-बार पार्टियां बदल रहे हैं। देखिए, जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई थी, कोई अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, और उसके बाद फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गए। तृणमूल कांग्रेस में मेरे ख्याल से शायद कुछ महीनों के अंदर ही उनका मोह भंग हो गया और उसके बाद अब वो आप पार्टी में आ गए। सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा दौरे के दौरान अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और हरियाणा के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सुनीता दुग्गल ने बताया कि सिरसा के रेलवे में और विकास करने के लिए कई मांगे भी उनकी तरफ से रखी गयी। तो वार और पलटवार का सिलसिला जारी, एक दूसरे पर तमाम नेता आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का, बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर में तेज रफ्तार टिप्पर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बेनजट्टा के युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जबरदस्त टक्कर लगने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी खबर। बिलासपुर में आए दिन वाहनों की ओवर स्पीड हादसों का कारण बन रही है। ऐसे में कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ औहर के समीप हुए हादसे में हुआ, जिसमें एक युवक और युवती ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल ऋषिकेश की तरफ जाते समय उनका टिप्पर के साथ एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे की जानकारी 108 नंबर पर दी, जिसके बाद दोनों को घुमारवीं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले में
आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की फौरी राहत जारी कर दी गई है। इसके चलते अभी बहुत बड़ा हादसा हमारे गांव में हुआ है, जिसमें कि एक बेटा और हमारे गांव के बच्ची छोटे दोनों एक्सपायर हो चुके हैं और स्पॉट हॉस्पिटल में लेके आए, जिससे कि हमें बहुत दुख हुआ है कि अब जो पुलिस जो उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। स्टार्टिंग से ही बहुत तेज चल रही है गाड़ियाँ। अक्सर ये कहा जाता है दुर्घटना से देर भली, और इसलिए हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि जल्दबाजी कहीं ना कहीं हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और चलिए अब रुक करेंगे अंबाला से एक खबर का, जहां अंबाला में आग का तांडव देखने को मिला। पुलिस लाइन के मोटर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। अंबाला पुलिस लाइन के एमटी यानी मोटर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया और कमरे में पड़ा डिपार्टमेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो है ना, हमारा कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, कुछ उसमें पुराने टायर थे, कई साल पुराने बेकार। अचानक उसमें आग लग गई है। जो मैं इधर से देख रहा धुआं उठा था तो एकदम मैंने जो है ना कंट्रोल को फोन किया और जब तुरंत जो है ना फायर ब्रिगेड आ गई और आग को काबू पा लिया। सर क्या कारण रहे आग लगने? कुछ नहीं पता लगा, तो बाद में देखेंगे अभी क्या पोजीशन है। बात अभी सारी जांच करेंगे इसके बाद के बारे में कैसे लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग के कारण एमटी डिपार्टमेंट के इस कमरे में पड़ा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कमलप्रीत संबरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह क्या है ये तो जांच के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर आग से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला दौरे पर पहुंचे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। उन्होंने शिमला में रोड शो किया। रोड शो के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक देश में जो कहा जाता था वो किया नहीं जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस रिवाज को खत्म किया। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे उसे आगे भी करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि अब वो समय चला गया जब चुनावों में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता भय खाता था। अब बीजेपी का कार्यकर्ता 5 साल में पार्टी के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाता है और उसके दम पर ही वोट मांगता है। मुझे याद है, मैं समझता था जब मैं एमएलए बना तो मैं समझने लगा कि यार कांग्रेस इतने सालों तक काम क्यों नहीं करती। तो मुझे कांग्रेसी ने बताया, नड्डा जी जरा हौले हौले। मैंने कहा हौले हौले क्यों? बोला हमने इतने साल मजे में निकाल दिया, आपको ऐसे आए तूफान एक्सप्रेस में कि सारे काम अपने 5 साल में ही पूरे कर देने। मैंने कहा भैया हम तो गरीब की चिंता कर रहे हैं। इस मौके पर चाहे वो सीएम हो या अनुराग ठाकुर, इसके अलावा चाहे वो जेपी नड्डा खुद क्यों ना हो, सभी विपक्ष पर बरसते नजर आए। तो जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे और जमकर यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये साल चुनावी साल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके दिग्गज नेता किसी भी तरीके से मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों के घोटाले के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी नीरज शर्मा कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक नीरज शर्मा का एक कहना है कि असली अधिकारियों तक जांच नहीं की जा रही है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। विजिलेंस की टीम ने फरीदाबाद नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में आरोपी ठेकेदार सतवीर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है, लेकिन फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि विजिलेंस की टीम ने इस मामले में चपड़ासी तक को आरोपी बनाया है। ये सोचने की बात है कि आखिर चपड़ासी किस तरह करोड़ों के घोटाले में भूमिका निभा सकता है। ये केवल बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। नीरज शर्मा ने कहा कि वैसे तो विजिलेंस में काफी काबिल अफसर हैं, फिर भी अगर उन्हें किसी भी तरह के सबूत की आवश्यकता है तो वो विजिलेंस को सबूत मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो सबूतों को विधानसभा में भी दे चुके हैं। फिर भी विजिलेंस से कहीं चूक हो रही है। वैसे तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक से एक बड़े अधिकारी बैठे हैं और उनको लगता है कि हम कहीं किसी चीज़ से चूक रहे हैं। मेरे पास सारे कागजात हैं, जब चाहे मैं उनको ऑफिशियल देने को तैयार है, उन ऑफिशियल में दे भी चुका हूँ।
तो विजिलेंस टीम की ओर से कार्रवाई की गई और तमाम जांच में जो भी तथ्य हैं, जो पहलू हैं, उन्हें निकालकर सामने रखा गया। लेकिन ऐसे में कहीं जगह आपत्ति भी जताई जा रही है। देखना अब ये होगा कि क्या कुछ आगे नीरज शर्मा की ओर से पहलू अपने स्पष्ट रखे जाते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। बात हम करेंगे पंचकुला की। पंचकुला के सेक्टर 20 अनाज मंडी में ज्ञानचंद गुप्ता गेहूं की खरीद व्यवस्था और मंडियों में किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करने पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने यहां पर देखा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। पंचकुला की सेक्टर 20 अनाज मंडी में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता गेहूं की खरीद की व्यवस्था और मंडियों में किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 20 में ही लगने वाली किसान मंडी का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी में सफाई को लेकर कमियां देखने को मिली और साथ ही किसान मंडी के बाहर लगने वाले फलों और सब्जियों की दुकानों का भी दौरा उन्होंने किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता को पता चला कि दुकानदारों से 200 रुपए प्रतिदिन लिया जाता है और कोई पर्ची भी नहीं दी जाती, जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जाँच के आदेश दिए। यहाँ आने पर जिस प्रकार के हालात मंडी के अंदर देखें कि स्वच्छता की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से जितना बुरा हाल इस मंडी के अंदर है, मेरा ख्याल है कि शायद महीनों से कभी यहाँ सफाई नहीं हुई। मामले पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एक बड़ा रैकेट नजर आ रहा है, इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सामने आएगा कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो किसानों की फसल खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम नेता, तमाम अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। भले ही मंडियों में अभी गेहूं की आवक रफ्तार ना पकड़ रही हो, लेकिन पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है और किसान भी मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए सिर्फ 1 मिनट में। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 1,65,000 क्विंटल के करीब गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जबकि 4,635 क्विंटल गेहूं की प्राइवेट खरीद की गई है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी में गेहूं की आवक लगातार जारी है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेहूं की खरीद एजेंसी हरियाणा वेयर हाउस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और FCI द्वारा की जा रही है। गेहूं की परचेज के बाद गेहूं का उठान भी शुरू कर दिया गया है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने किसानों से अपील की और कहा कि गेहूं की फसल को सुखाकर लेकर आएं। किसानों से तो मेरी यही अपील है कि वो अपना गेहूं साफ करके लाएं। और वैसे तो गेहूं सारा सूखा ही आ रहा है, हमने भी देखा। बाकी अब तक जो गेहूं की खरीद है वो 1,65,722 क्विंटल हो चुकी है, जिसमें से 1,33,564 क्विंटल पलवल में और 32,158 क्विंटल खरीद के अंदर धरती है। तो मंडी प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं ताकि किसानों को जब वो गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचे तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और फिलहाल ये तमाम तैयारियां परिणाम देते भी नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भर दी है और अलग अलग हिस्सों में टोल फ्री करवाए गए। 3 घंटे के बाद और किसानों के जाने के बाद ये टोल फिर से शुरू हुए। देखिए सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली की सीमाओं पर चला आंदोलन खत्म होने के बाद 4 महीने बाद फिर से किसानों में उबाल देखने को मिला। कई मांगों को लेकर किसानों की ओर से शनिवार को एक बार फिर टोलों को फ्री करवाने की शुरुआत की गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी टोल फ्री करवाने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये टोल फ्री करवाए भी गए। किसानों की तरफ से कहा गया कि उनकी कई मांगे हैं। एक तो गेहूं की फसल पर सरकार की ओर से 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। दूसरा, किसी भी टोल के 15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गाँव आते हैं उनके लिए टोल फ्री किया जाए। MSP पर सरकार की ओर से कानून बनाने के साथ ही आंदोलन के समय जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और साथ ही लखीमपुर हिंसा के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं करती तो फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आखिरकार किसानों के जाने के बाद सभी टोल धीरे धीरे शुरू हुए। हमारी मांग है कि कम से कम 500 रुपए बोनस दिया जाए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमारी मांग है।
अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही गर्मी अपने पूरे चरम पर है। दोपहर होते होते लू लगने लगती है और सड़कों से लोगों की भीड़ भी कम नजर आ रही है। इन दिनों गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में नजर आ रही है और अभी गर्मी की शुरुआत मात्र है। अप्रैल की शुरुआत में ही पड़ रही इतनी गर्मी ने इस बार लोगों को पूरे तरीके से परेशान कर रखा है। लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से ढककर। इस बार जल्दी शुरू हुई गर्मी की शुरुआत की वजह से पेय पदार्थों की भी बिक्री बढ़ चुकी है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए नींबू पानी का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं, इतनी जल्दी गर्मी पड़ गई है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। क्या करेंगे, मजबूरी है, काम धंधा तो करना पड़ता पर भी बहुत ज्यादा है। बाहर निकलने मजबूरी में निकलना पड़ता है। हाँ, ड्यूटी है, कोई अपना काम है, कोई क्या है, ये तो मजबूरी है, निकलना तो पड़ेगा जी। अप्रैल में इतनी भीषण गर्मी होने का मतलब है कि जून जुलाई में हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि गर्मी से बचने के उपाय ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। इस समय इतिहास के सबसे बड़े और बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने 119 अरब रुपए छापे हैं। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट से निपटने में नाकामयाबी को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। वहीं बढ़ती महंगाई से आक्रोशित जनता देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के कंगाली के हालात में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह टैक्स कटौती और टूरिज्म इंडस्ट्री का धराशायी होना माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया और फरवरी महीने तक देश पर $12.55 बिलियन का कर्ज हो गया। इन $12.55 बिलियन में से $4 बिलियन का कर्ज इसी साल चुकता करना है। श्रीलंका ने 119 अरब रुपए छापे। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस बारे में जानकारी दी। देश में इस साल में अब तक 432.76 अरब रुपए छापे जा चुके हैं और श्रीलंका का इरादा इसके जरिए खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का है। हालांकि श्रीलंका इस समय मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में भारत उसके लगातार साथ है। रुक करेंगे अगली खबर का। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या खास है, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को देश की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा पेश की। मौजूदा वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। इसी के साथ आरबीआई ने मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे लचीला बनाए रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी में नीतिगत दरों को यथावत रखने के साथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाया है। ये पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रह सकती है। जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया के मौजूदा हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। तो रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव आरबीआई की ओर से नहीं किया गया है, जिसका सीधे तौर पर फायदा उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर तमाम खबरों के बारे में आपने जाना, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।